हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समय की शुरुआत, जिसमें इंग्लिश में जिसका नाम है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में बताया गया है कि मानव की उत्पत्ति कैसे होगी, कैसे हुई थी और किस तरीके से जो आज आधुनिक मानव है उसका स्वरूप उसने किस प्रकार से प्राप्त किया था, किस प्रकार से वो बानर से आधुनिक मानव बना, उसकी सारी प्रक्रिया, उससे संबंधित सिद्धांत, वो उसने ये सारी सोर्स, उसके रिलेटेड सोर्सेज क्या हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये चैप्टर थोड़ा बहुत आपने 6th 7th 8th में भी पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा आदि मानव का विकास, वही चैप्टर है, बस इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। हाँ, तो ऐसा माना जाता है कि आधुनिक मानव का जो जन्म हुआ है वो 1,60,000 साल पहले हुआ है। अब आधुनिक मानव को जानने के लिए हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं? वैसे मुख्य रूप से तो हमारे 3 सोर्सेज है, लेकिन एक चौथा सोर्सेज भी है हमारा बाइबल में, जो एक अध्याय है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें भी आधुनिक मानव के विकास के बारे में जानकारी दी जाती है। तो हमारा पहला सोर्सेज है जीवाश्मों, दूसरा है पत्थर के औजार, तीसरा है गुफाओं की चित्रकारियों की, मतलब गुफाओं में जो चित्रकारी मिले हैं, जो पिक्चर्स मिले हैं, उनके आधार पर भी जो इतिहासकारक है वो बताते हैं कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो हम पहला जो पॉइंट है जीवाश्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो जीवाश्म क्या है? आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा, ज्योग्राफी में हमने 10th में पढ़ा था, जीवाश्म ईंधन, अर्थात वो ईंधन जो कई सदियों से जानवरों और पेड़ पौधों के अवशेष जो मिट्टी में दब गए हैं और उनसे जो ईंधन प्राप्त होता है, इनका निर्माण कोई 1-2 साल में नहीं होता बच्चों, इनका निर्माण सदियों, कई सालों, हजारों साल से जो दबे रहते हैं अवशेष, किसके अवशेष? पौधे और जानवरों के, उन अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। तो वो जो अवशेष है उनका अध्ययन करके भी हमें पता चलता है कि आदि मानव या जो आधुनिक मानव है उसका विकास कैसे, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि कई ऐसे भूमि पर ऐसे कई अवशेष हमें मिले हैं जिनके आधार पर हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्मरणीय तथ्य हैं, यानी कि हमें कुछ याद करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है, और कई बार इनसे रिलेटेड छोटे छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक या बुक का नाम क्या था, या ये कब प्रकाशित हुई थी। ये एक ऐसी पुस्तक थी जिसने जो मानव के उत्पत्ति के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। इस पुस्तक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये 24 नवंबर सन 1859 में प्रकाशित की गई थी। इसमें ये दलील दी गई, दलील मीन्स ये प्रूफ दिए गए हैं, ये तथ्य समझाया गया है कि मानव का विकास जानवर से हुआ है, यानी कि वो वास्तविक रूप से पहले जानवर था, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वो धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु वो मानव का विकास होता चला गया और आज वर्तमान रूप में उपस्थित है। इसी प्रकार से एक शब्द भी आपके बार बार आपकी बुक में आएगा, प्रजातियां या स्पेशीज। ये क्या है? आप जाने कई बार सुना भी होगा, लेकिन इसके लिए इससे भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इस शब्द के बारे में आपको बताती हूँ। प्रजाति एक ऐसे जीवों का समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि उनमें प्रजनन शक्ति होती है, वो अपने ही जैसी संतान उत्पत्ति करने में समर्थ होते हैं। इसी में होमो स्पेशीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। इसमें किसी एक आदमी का मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुष के लिए इसमें प्रयुक्त किया गया है ये शब्द। ये आदमी, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। अब होमो स्पेशीज जो है उसे हमने 3 कैटेगरीज में
डिवाइड किया है। ये होमोस्पेसिस क्या है? ये जो मानव बना है, जो प्रारंभिक मानव है, उसमें से ही जो उसकी प्रजाति है, उसमें से एक प्रजाति है। ठीक है। अब होमो, इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो पहला जो है वो है होमो हैबिलिस। अब इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है बच्चों, ये औजारों का निर्माण करना जानता था। दूसरा है हमारा होमो एरेक्टस, यानी ये सीधे खड़े होकर पैरों के बल में चलने सीख गया था। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो आज हम लोग जिस कैटेगरीज में आते हैं, वो है हमारा होमो स्पेसियंस, यानी जो चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, जिसमें विवेक है, चिंतनशील मनुष्य है, इस कैटेगरीज में हम लोग भी आते हैं। अब आता है कि आदिकालीन मानव अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करता था। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता है, 8 नंबर का आता है, पिछले साल भी आया। और आप ये सोच लीजिए ये आना ही है, इस चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदिकालीन मानव जो था वो किस तरीके से भोजन की व्यवस्था करता था। तो पहली व्यवस्था जो थी वो थी संग्रहण, यानी इकट्ठा करना चीज़ों को, जो पड़े हैं फल फूल, जो भी उसके चीज़ें मिलती थी उसे जंगल में, उन्हें इकट्ठा कर लेता था और अपना भोजन की व्यवस्था करता था। दूसरा है शिकार करना। शिकार करना तो आप जानते ही हैं। तो शिकार करता था, छोटे छोटे जानवरों को मारता था। लेकिन इसके बारे में भी इतिहासकार जो हैं वो थोड़ा सा डाउट में है। उन्हें ये नहीं पता है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शिकार स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलके करते थे या केवल इसमें पुरुष ही रोल प्ले करता था। अब आता है तीसरा, मछली पकड़ना। इसके बारे में इतिहासकारों का मानना है कि आदिकालीन मानव मछलियां पकड़ता था, क्योंकि जहाँ पर ये इसके अवशेष मिले हैं वहाँ पे मछलियों के भी अवशेष मिले हैं। तो इससे हम कह सकते हैं प्रमाणिक रूप से कि आदि मानव मछलियों को पकड़ता था। अब इस कार्य में फिर वही डाउट है कि इस कार्य में क्या स्त्री और पुरुष दोनों मिलके करते थे, क्या ये कार्य केवल पुरुष के ही द्वारा किया जाता था। अब चौथा पॉइंट है हमारा अपमार्जन। अपमार्जन क्या है? अपमार्जन जो क्रिया है, इसमें जो बड़े बड़े जानवर होते थे वो छोटे छोटे जानवरों को मारते थे और जो बच जाता था आदि मानव उनका प्रयोग करता था खाने में, उन्हें खरोचता था, उनके मांस मंजा को निकालकर खा लिया करता था। हाँ, तो अभी हमने होमोस्पेसियस के बारे में पढ़ा था। उसी कैटेगरीज में एक और है होमोनिड। होमोनिड्स की क्या विशेषता है? होमोनाइड नामक परिवार के सदस्य होते थे जिसमें सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल होते थे। होमोनिड्स की विशेषताएं क्या थी? इनका मस्तिष्क बड़ा होता था, ये सीधे खड़े होना जानते थे, ये दोनों पैरों से चलना जानते थे। हाँ, तो होमोनिड और होमोनाइड्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने को आता है कि होमोनाइड और होमोनिड में क्या अंतर है। जो होमोनाइड है उसका मस्तिष्क जो है वो छोटा होता है, वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है और वो 2 पैरों पर नहीं चल पाता है। चलिए, हाँ, तो कुछ यहाँ पर भी हमें याद करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। कई बार ये जो अल्टामीरा है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, ये अक्सर आपके मैप में लगाने को भी आता है बेटा। अब जैसे कि मैंने आपको सेकंड सोर्स बताया था कि हमारे को ये जो मानव का विकास हुआ है वो कहाँ से उसकी जानकारी मिलती है। तो मैंने एक सोर्स बताया था आपको गाँव की चित्रकारी से। तो अल्टामीरा उसी के बारे में आपको जानकारी देता है। अल्टामीरा की जो गुफा है वो स्पेन में है और इसकी छत पर विविध प्रकार की चित्रकारियाँ हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर ये चित्रकारी आदि या जो पुराना मानव है जो उसने ये की है। पुरातत्वविद ये कौन होते हैं? ये शब्द आपको बार बार अपनी बुक में पढ़ने को मिलेगा। ये वो व्यक्ति होते हैं, ये वो वैज्ञानिक होते हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन करते हैं, जो खुदाई के अवशेषों का अध्ययन करते हैं और निर्णय करते हैं कि कितने वर्ष पुराने हैं और कितने वर्ष
के हैं और ये कहाँ किस तरीके से इनसे संबंधित सभी जानकारी ये देते हैं। हाँ, तो अब आधुनिक मानव का जो उद्भव है उससे संबंधित दो सिद्धांत होते हैं। अब जैसे कि आपको मैं अभी हाल का ही उदाहरण आपको दूं बच्चों, कि जैसे कि कोरोना के बारे में आप लोग, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है क्योंकि आप लोग इसी से आज जानकारी रखते हैं। आजकल यही हमारे समाज में है कि कोरोना का कैसे आया, कोरोना वायरस कैसे आया। तो उसके लिए दो सिद्धांत आजकल बहुत समाज में चल रहे हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं कि ये चीन के लैब से आया है, कुछ लोग कहते हैं कि चमगादड़ के वायरस चमगादड़ के द्वारा आया है। कैसे विभिन्न प्रकार के सिद्धांत समाज में उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं। तो इसी प्रकार से आधुनिक मानव का जो उद्भव हुआ है, इससे संबंधित भी बहुत सारे सिद्धांत हमारे इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने प्रचलित किए हैं। लेकिन जिनमें से दो प्रकार के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। एक है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत और दूसरा है परिस्थापन का सिद्धांत। अब क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत क्या है? ऐसा माना जाता है कि जो मानव का विकास हुआ है वो अनेक अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन बाद में एक स्थान पर ये आए हैं। यही कारण है कि मानव के जो अवशेष मिले हैं वो हमें अलग अलग स्थानों पर मिले। दूसरा सिद्धांत है हमारा प्रतिस्थापन का सिद्धांत, यानी कि एक स्थान पर मानव का उद्भव हुआ जो अफ्रीका है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ये धीरे धीरे अनेक स्थानों पर पहुंच गए और वहाँ की जलवायु के प्रभाव के कारण इनमें कुछ परिवर्तन आए। हाँ, मैंने अभी आपको होमोस्पेसियंस, होमोनिड, होमोनाइड्स इनके बारे में बताया। इसी प्रकार से एक और प्रजाति है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोलोपिथिकस। एस्ट्रोलोपिथिकस लातिन का शब्द है। एस्ट्रोल मतलब यानी दक्षिण, और यूनानी भाषा के पिथिकस को मिलाकर ये बना है। इसमें यूनानी भाषा में जो पिथिकस शब्द है वो बानर यानी जानवर, बंदर से बना है। कहने का अर्थ है कि ये ऐसा बानर है जो दक्षिण में पाया जाता है। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के इस रूप में उसकी ऐप यानी बानर व्यवस्था के अनेक लक्षण इसमें, यानी कहने का कि इसमें मानव के लक्षण कम थे और इसमें बानर के यानी बंदर के लक्षण अधिक इसमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था आदि मानव के बारे में जानने के लिए हमारे कौन कौन से सोर्सेस हैं, उसमें एक सोर्सेस था पत्थर के औजारों। तो प्रारंभिक मानव में, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा हिंदी में भी, कि एक मुहावरा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे मानव में थोड़ा सा विकास हुआ और उसकी आवश्यकताएं बढ़ी तो उन्होंने पत्थरों के औजार बनाने आरंभ कर दिए। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो अपनी भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से करता था, उसमें जो सेकंड पॉइंट था शिकार के द्वारा करता था। तो शिकार करने के लिए उसे औजारों की आवश्यकता पड़ती थी, वो जानवरों को मारने के लिए औजारों की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसने अपने जैसे जैसे उसमें थोड़े बुद्धि का विकास हुआ और उसमें थोड़े से विवेक आया तो उसने पत्थरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसी लेसन में आप हिमयुग के बारे में भी पढ़ेंगे। हिमयुग क्या है? इस काल में टेम्परेचर इतना डाउन हो गया था कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम गई थी, खेती वगैरह पॉसिबल नहीं थी। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा हिमयुग के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम जब हिमयुग था तो कृषि होती नहीं थी और ये हिमयुग का अंत लगभग 13,000 साल पहले हुआ, ठीक है। और उसके बाद मानव के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। वो टेम्परेचर बढ़ा और आपको मालूम है खेती करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। धीरे धीरे वो खेती करना उसने आरंभ किया। तो ये पार्ट मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम जब हमारा विद्यालय खुलेगा हम इस पार्ट को दोबारा मैं आपको रिवाइज कराऊंगी और इससे रिलेटेड कुछ नोट्स आपको भेज रही हूँ जो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। और कोई भी डाउट होगा तो आप पर्सनली मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होगा।